नमस्कार, स्वागत है आप सभी का न्यूज़ वन इंडिया देख रहे हैं। यहाँ पर मैं हूं आपके साथ कृतिका, तमाम खबरों के साथ 10 के एजेंडे में। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल और 10 के एजेंडे में सबसे पहले बात करेंगे विधानसभा के मानसून सत्र की, जहां आज मानसून सत्र का दूसरा दिन है। 11 बजे शुरू होगी सदन की कार्यवाही। कई मुद्दों पर सदन में सरकार को घेरेगा विपक्षी दल, तो महंगाई और कानून व्यवस्था पर घेर सकती है सपा। मानसून सत्र का दूसरा दिन है आज, हंगामेदार रहने के आसार हैं। कल सपा ने कार्यवाही में नहीं लिया था हिस्सा, तो आज माना जा रहा है कि हिस्सा लेगी और इस दौरान कई सारे मुद्दों को लेकर सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। तो बड़ी खबर आपको दे दें, विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन माना जा रहा है कि विपक्ष जो है वो बेहद मजबूती के साथ इस सत्र में, इस दिन में सरकार को घेरती हुई नजर आएगी। कई अहम मुद्दे, चाहे वो कानून व्यवस्था हो या फिर महंगाई हो या फिर और अन्य मुद्दे हो, इसे लेकर सपा जो है अपनी रणनीति के साथ तैयार है। कल जिस तरह से देखा गया था, सपा कार्यालय से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च निकालने का जो सिलसिला शुरू हुआ था, उसके बाद पुलिस के द्वारा उन्हें रोका गया और तमाम उसमें जिस तरह से इन मुद्दों को उठाया गया और सपा के कार्यकर्ता इस दौरान बड़ी संख्या में मौजूद रहे, जिसके बाद कल कार्यवाही में सपा विपक्ष के तौर पर शामिल नहीं हुआ था। लेकिन आज माना जा रहा है कि विपक्ष के तौर पर देखा जा सकता है, जहां पर कई सारे मुद्दों पर चर्चा होगी, तो वहीं सरकार की तरफ से ये कोशिश है कि विपक्ष जिन मुद्दों को उठा रहा है, जिन मुद्दों पर सवाल करेगा, उसको लेकर तैयारियां पूरी कर ली जाए। इसके साथ ही सीएम योगी आदित्यनाथ के द्वारा भी ये साफ कह दिया गया है सभी मंत्रियों को कि आप अपने पूरे होमवर्क के साथ इस सत्र में पहुंचे, क्योंकि जब विपक्ष कई मुद्दों को लेकर सवाल खड़े करेगा, तब आपके पास सटीक जवाब होना चाहिए, संतुष्ट करने वाला जवाब होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि सिर्फ आप आकर बैठ गए हैं, इसीलिए तैयारियां पहले से ही कर लीजिए, होमवर्क आप पहले से ही कर लीजिए। और देखिए, आज जब ये पूरा सत्र आरंभ होगा, तब वो तस्वीर देखने वाली होगी कि आखिर इस पूरे सत्र के दौरान किन मुद्दों को विपक्ष उठा सकता है। इसके साथ ही आपको बता दें, कई अहम विधेयक भी पास होने हैं। तो जब ये सत्र कल शुरू हुआ था, उसके बाद लग रहा था कि हंगामेदार तो रहने वाला है, लेकिन इस दौरान कई विधेयकों को भी पास होना है, जरूरी विधेयक हैं। क्या वो पास हो पाएंगे? सरकार के द्वारा उसे पटल पर रखा जा सकेगा? तो ये तमाम तस्वीरें जब ये मानसून सत्र शुरू होगा, क्योंकि आज दूसरा दिन है, माना जा रहा है कि एक तरफ हंगामा हो सकता है तो दूसरी तरफ सरकार कई विधेयकों को लेकर सामने आ सकती है। तो विपक्ष जो है लगातार शुरुआत से ही सरकार को घेरने की कोशिश कर रहा है। सत्र शुरू होने से पहले ही विपक्ष की तरफ से तैयारी की गई थी कि 5 दिन तक लगातार प्रदर्शन किया जाएगा, लेकिन वो प्रदर्शन कामयाब नहीं हो पाया, जिसके बाद में एक और रणनीति बनाई गई कि सत्र जब शुरू होगा तो पहले दिन समाजवादी पार्टी के कार्यालय से लेकर विधानसभा तक पैदल मार्च किया जाएगा, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी सफल ना हो पाई, जिसके बाद में अब आज सीधे तौर पर सदन में हंगामा देखने को मिल सकता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी जो है वो लगातार मुद्दा उठा रही है, महंगाई का, बेरोजगारी का और कानून व्यवस्था का, महिलाओं के उत्पीड़न का। ये तमाम मुद्दे लगातार समाजवादी पार्टी उठा रही है। और हाल ही में जो लखीमपुर खीरी में जिस तरीके से घटना सामने आई थी, उस घटना को लेकर भी कहीं ना कहीं सरकार को घेरने की कोशिश समाजवादी पार्टी करती हुई नजर आ सकती है। तो इस बार 5 दिनों का ये सत्र जो कि कल से शुरू हो चुका है, और इस बार के सत्र में एक खास बात एक और है कि एक दिन यानी कि 22 सितंबर का जो दिन है, वो सिर्फ महिलाओं के मुद्दों के लिए वो दिन रखा गया है। सिर्फ महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे ही उस दिन सदन में चर्चा की जाएगी। और अधिक जानकारी के साथ संवाददाता एसके वाजपेयी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं इस वक्त। एसके, क्या कुछ अपडेट्स है? अब से कुछ ही देर में लगभग 11 बजे सदन की यह कार्यवाही शुरू होने जा रही है।
विधानसभा के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है और दूसरे दिन 11 बजे ये कार्रवाई शुरू होगी। हालांकि कई औपचारिक कार्य और अध्यादेश हैं जो आज सदन के पटल पर रखे जाएंगे। उत्तर प्रदेश सरकार विभिन्न तरीके के जो अध्यादेश हैं उनको आज सदन के पटल पर रखेगी। साथ ही साथ जिस तरीके से उत्तर प्रदेश सरकार वित्त जो व्यवस्था है उसको मजबूत कर रही है उसकी जानकारी भी सदन के पटल पर रखी जाएगी और कहीं ना कहीं एक कोशिश होगी कि जो विपक्ष के सवाल हैं उन पर चर्चा की जाए, उनके जवाब सरकार की तरफ से दिए जाए। हालांकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पहले ही स्पष्ट तौर पर कहा था कि जो भी विभाग हैं या विधायक हैं, मंत्री हैं, पूरी तैयारी के साथ आए। जो विपक्ष सवाल उठाता है उन सवालों का प्रस्तरवार जवाब दिया जाए ताकि बताया जा सके कि उत्तर प्रदेश सरकार हर दिशा में हर स्तर पर अपना काम कर रही है और कोशिश की जा रही है चीजों को बेहतर करने की। हालांकि अगर हम इस विधानसभा सत्र की बात करें जो अब से थोड़ी देर बाद शुरू होने जा रहा है, क्योंकि दूसरा दिन है आज, तो हंगामा होने के भी आसार हैं, जिसको लेकर उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से व्यवस्थाएं पूरी की गई हैं। कोशिश भी की गई है कि जो भी जवाब मांगे जा रहे हैं, विपक्ष जिन सवालों को उठा रहा है उनके जवाब दिए जाएं। हालांकि कल भी समाजवादी पार्टी की तरफ से पदयात्रा निकाली गई थी। उस दौरान पुलिस ने उनकी पदयात्रा को विक्रमादित्य मार्ग के पास रोक दिया था, उसको आने नहीं दिया गया था। जिन सारे मुद्दे और साथ ही साथ जिन तख्तियों को लेकर समाजवादी पार्टी के जो विधायक हैं, जो एमएलसी हैं, वो आ रहे थे, उनको भी कहीं ना कहीं सदन में उठाने की कोशिश होगी और बहुत ज्यादा उम्मीद यह है कि विपक्ष सरकार को घेरता हुआ नजर आएगा, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो, बीएसपी हो या कांग्रेस हो या उसके अलावा सुहेल दो भारतीय समाज पार्टी हो, राष्ट्रीय लोक दल हो। ये सभी पार्टियां जो कि विपक्ष की पार्टियां हैं सरकार को घेरने की कोशिश करेंगी। हालांकि हंगामे के पूरे आसार हैं। अब देखना यह है कि सरकार किस तरीके से चीजों को व्यवस्थित ढंग से प्रस्तुत करती है। चूंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज सदन में होंगे और बहुत ज्यादा उम्मीद है कि समाजवादी पार्टी के तरफ से अखिलेश यादव जो कि नेता प्रतिपक्ष भी हैं वो भी अपना पक्ष रखें और जिस तरीके से कल उनकी पद यात्रा को रोका गया उस मुद्दे को भी सदन में उठाने की कोशिश करें। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो कि आज सदन की कार्रवाई के दौरान होनी है। अब देखना यह है कि विपक्ष की इन सारी चीजों का क्या जवाब सरकार की तरफ से सदन में दिया जाता है। जी बिल्कुल, अगर देखा जाए तो विपक्ष आखिर किन मुद्दों को सबसे ज्यादा उठाता हुआ सदन में नजर आएगा इसके? बिल्कुल, अगर हम कल की बात करें तो कल भी जब समाजवादी पार्टी के विधायक और विधान परिषद सदस्य विधानसभा आ रहे थे तो उस दौरान बहुत सारे स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर आ रहे थे, जिसमें भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, कानून व्यवस्था, किसानों के मुद्दे और साथ ही साथ जिस तरीके से जो प्रदर्शन विपक्ष करना चाह रहा है उस रोकने के लिए जो प्रयास हो रहे हैं, इन बहुत सारे मुद्दों से जुड़े हुए जो स्लोगन्स थे वो उनकी तख्तियों पर लिखे थे। और कल भी समाजवादी पार्टी के बहुत सारे विधायकों से भी न्यूज वन इंडिया ने बात की थी। उनका कहना था कि जो आम जनमानस से जुड़े हुए मुद्दे हैं, जो मूलभूत सुविधाएं हैं, जो मूलभूत सेवाएं हैं, उनको लेकर वो अपनी बात रखना चाह रहे थे, जिस वजह से ये स्लोगन लिखी हुई तख्तियां लेकर वो विधानसभा जा रहे थे। लेकिन पुलिस की तरफ से उनको रोका गया, जो कि सरकार के इशारे पर हुआ। अब देखना यह है कि ये जब सारे मुद्दे जिनको लेकर कहीं ना कहीं सड़क पर कल समाजवादी पार्टी की तरफ से हंगामा किया गया, अब इन मुद्दों को अगर वो सदन में लेकर आते हैं तो किस तरीके का माहौल होता है। लेकिन ये जरूर है कि इन सारी चीजों के बाद सदन में जरूर हंगामा होने के आसार हैं। देखना यह है कि किस तरीके की व्यवस्थाएं सरकार करती है और कैसे इस हंगामे को रोककर स्वस्थ चर्चा के लिए बात की जाती है। हालांकि कल जब मुख्यमंत्री बात कर रहे थे उस दौरान भी उन्होंने कहा था कि सरकार पूरी तरीके से तैयार है, आपके जो भी सवाल हैं उनका जवाब हम देंगे। हर तरीके की, हर विषय की चर्चा पर हम चाहते हैं सदन में बात रखी जाए और सदन के जरिए चीजों को सॉर्ट आउट किया जाए। मुख्यमंत्री ने कल भी ये चीजें कही थी। अब चूंकि सदन आज दूसरा दिन है, शुरू हो रहा है, चूंकि कल निधन निर्देश हुआ था और उसके बाद सदन स्थगित हो गया था आज सुबह 11 बजे तक के लिए, और आज सदन की कार्रवाई शुरू होगी। तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं विपक्ष इन सारे मुद्दों को लेकर, चाहे वो बेरोजगारी हो, भ्रष्टाचार हो, कानून व्यवस्था हो, महिलाओं से जुड़े हुए मुद्दे हों, किसानों से जुड़े हुए हों, इनको उठाने की कोशिश करेगा। अब किस तरीके की चीजें होती हैं, अब से थोड़ी देर बाद वो तस्वीरें न्यूज वन अपने दर्शकों को दिखाएगा। बिल्कुल, चलिए इसके वाजपेयी आप लगातार बने रहिए, आगे और भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स और जानकारियां लेंगे। इसी के साथ आज लखनऊ में उत्तर प्रदेश भाजपा की भी बड़ी बैठक होने जा रही है। प्रदेश अध्यक्ष उपेंद्र चौधरी इस संगठन की समीक्षा करते हुए नजर आएंगे और अध्यक्ष बनने के बाद पहली बार संगठन की बैठक लेंगे भूपेंद्र चौधरी। संगठन के सभी विभागों के प्रकोष्ठों की यह बैठक होगी और लगभग 11 बजे इस बैठक की शुरुआत होगी। अब से कुछ देर में यह बैठक
शुरू होने जा रही है। तो बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद में पहली बार ये बैठक करते हुए भूपेंद्र चौधरी आज नजर आएंगे और सीधे तौर पर रणनीति बनाई जाएगी नगर निकाय चुनावों के लिए और उसके बाद में लोकसभा चुनावों के लिए। एसके वाजपेयी हमारे संवाददाता लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एसके, देखिए सीधे तौर पर नगर निकाय के चुनाव और साथ ही लोकसभा चुनाव, इन दोनों के मद्देनजर ही रणनीति बनाई जाएगी और भूपेंद्र चौधरी बड़ी जिम्मेदारी मिलने के बाद पहली बार ये बैठक लेने जा रहे हैं आज। तो लगातार सरकार और संगठन कोशिश कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी को मजबूत किया जाए। 2014 जैसी परफॉर्मेंस 2024 में भी की जाए, जिसको लेकर हर स्तर पर चाहे वो संगठन हो या सरकार हो लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। जहां तक सरकार का सवाल है, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद कमान संभाल रखी है। 2 दर्जन से ज्यादा जिले और मंडलों का दौरा मुख्यमंत्री कर चुके हैं। बाकी की अगर हम बात करें तो लगातार संगठन स्तर पर भी बैठकें चल रही हैं। सभी जो बीजेपी के क्षेत्र हैं, चाहे उसमें काशी हो, ब्रज हो, अवध हो, पश्चिम हो, बुंदेलखंड हो या फिर उसके अलावा पूर्वांचल हो, इन सभी क्षेत्रों की बैठक उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह कर चुके हैं। और आज फिर से ये बैठक होने जा रही है, जिसमें सभी प्रकोष्ठ, प्रकल्प और जो मोर्चे हैं उनके पदाधिकारियों को बुलाया गया है। निश्चित तौर पर अगर हम देखें तो इसमें किसान मोर्चा, अल्पसंख्यक मोर्चा, अनुसूचित जाति मोर्चा, पिछड़ा वर्ग मोर्चा, व्यापार प्रकोष्ठ जैसे विभिन्न जो भारतीय जनता पार्टी के संगठन हैं वो इसमें भाग लेंगे। और कहीं ना कहीं एक कोशिश भारतीय जनता पार्टी की होगी कि इस बैठक के जरिए अपनी रणनीति अपने पदाधिकारियों को बताई जाए, ताकि जो विभिन्न बीजेपी के संगठन हैं, जो मोर्चे हैं, वो उस रणनीति के तहत आगे बढ़ें और स्थानीय स्तर पर, जिले स्तर पर ही विपक्ष को जवाब देने की कोशिश की जाए और जनता तक अपना मैसेज पहुंचाया जाए कि किस तरीके से सरकार और संगठन काम कर रही है। दूसरी बड़ी चीज यह है कि जिन जिन चीजों के वायदे भारतीय जनता पार्टी ने अपने संकल्प पत्र में किए थे, उनकी स्थिति क्या है, ये लोगों तक पहुंचाई जाए। केंद्र और प्रदेश सरकार की योजनाओं का कितना लाभ लोगों को पहुंचा है, ये जानकारी दी जाए। जो बीजेपी एक कोशिश, जो वादे कहीं ना कहीं भाषणों में होते थे, चाहे वो कानून व्यवस्था का वादा हो, महिला सुरक्षा का वादा हो, ये बहुत सारी जो अन्य चीजें थी, उन पर अब तक कितना काम हुआ है, इन बहुत सारी चीजों को रणनीतिक ढंग से लोगों तक पहुंचाया जाए, उसको लेकर यह बैठक होगी। हालांकि यह बैठक भी अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर होगी, जिसमें भूपेंद्र चौधरी और साथ ही साथ जो संगठन महामंत्री हैं धर्मपाल, वो भी इस बैठक का हिस्सा होंगे और सभी प्रकोष्ठों, प्रकल्प और मोर्चों के पदाधिकारियों को बुलाया गया है। तो कहीं ना कहीं रणनीतिक तौर पर अपने संगठन को मजबूत करने और जिन जिन चीजों को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, कहीं ना कहीं उन सवालों के जवाब भी रणनीतिक ढंग से लोगों तक पहुंचाने की कोशिश होगी। उसको लेकर एक महत्वपूर्ण बैठक अब से थोड़ी देर बाद बीजेपी प्रदेश मुख्यालय पर होगी। जी, लेकिन इस दौरान कहीं ना कहीं सीधे तौर पर पैनी नजर उन सीटों पर रहेगी, उन जगहों पर रहेगी जहां पर 2019 में जनता का जनाधार भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिल पाया। बिल्कुल, अगर हम देखें तो पहले भी बीजेपी की तरफ से लगातार कोशिश की जा रही है कि जो ऐसी सीटें हैं जिन पर विपक्ष काबिज रहा, 2019 के चुनाव में 14 ऐसी सीटें थी, उन सीटों पर भी ध्यान दिया जाए। हालांकि अगर हम इन 14 सीटों की बात करें तो आजमगढ़ की सीट, जो कि सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव की थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी जीत चुकी है। उसके अलावा रामपुर, जो समाजवादी पार्टी के दूसरे बड़े नेता आजम खान की सीट थी, वो भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जीती जा चुकी है। तो कहीं ना कहीं अब उन सीटों पर फोकस होगा जिस पर बीएसपी के सांसद हैं, या फिर अगर हम देखें तो एक सीट पर सोनिया गांधी, जो कि रायबरेली की सीट है, खुद सांसद हैं, मैनपुरी जैसी सीटें हैं, उन पर भी भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं फोकस करती हुई नजर आएगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि चूंकि निकाय के चुनाव नवंबर माह में होने हैं, उसको लेकर भी एक रणनीति तैयार होगी। क्योंकि अगर हम इन निकाय चुनाव की बात करें तो एक तरीके का लिटमस टेस्ट होंगे 2024 के चुनाव के लिए। तो बीजेपी कोशिश करेगी कि अगर इन निकाय चुनाव में बेहतर परफॉर्मेंस होती है तो इसका सीधा असर 2024 के लोकसभा चुनावों पर पड़ेगा। तो उसको लेकर भी रणनीति तैयार होगी, क्योंकि 200 से ज्यादा नगर निकाय, 17 नगर निगम उत्तर प्रदेश में आते हैं, जो एक बड़ी संख्या है। और चूंकि देश में सबसे बड़ी आबादी का क्षेत्र उत्तर प्रदेश है और सबसे ज्यादा जो लोकसभा या विधानसभा या विधान परिषद की सीटें हैं वो उत्तर प्रदेश से हैं। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए बीजेपी एक रणनीति के तहत इस निकाय चुनाव में भी जाएगी। उसको लेकर भी आज इस बैठक में बातचीत होगी और लगातार कोशिश की जाएगी कि बेहतर ढंग से चीजों को क्रियान्वित किया जाए, ज्यादा से ज्यादा सीटें गेन की जाएं, ताकि 2024 में वो परफॉर्मेंस लाई जा सके जो कि 2014 या उसके बाद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में गेन करती रही है। जी, चलिए ठीक है एसके वाजपेयी, आप लगातार बने रहिए, आगे भी तमाम खबरों पर आपसे अपडेट्स लेंगे।
बड़े ही आगे बात करेंगे लेवाना होटल अग्निकांड की, जहां पर लेवाना होटल अग्निकांड के बाद एलडीए सख्त हो गया है। अवैध निर्माण को लेकर एलडीए सख्त हुआ है। 100 अवैध इमारतों को सील करने का आदेश दिया गया है। 2 दिनों के भीतर सील करने का यह आदेश दिया गया है। सभी अवैध इमारतों को चिन्हित कर लिया गया। तो जिस तरह से लेवाना कांड हुआ था उसके बाद अब एलडीए की तरफ से ये कवायद की जा रही है कि जितने भी अवैध निर्माण किए गए हैं या जिनके मैप पास नहीं हुए हैं और उसके बावजूद भी बिल्डिंग बनी है, उन बिल्डिंगों को चिन्हित करके उन बिल्डिंग को ध्वस्त करने की तैयारी में इस वक्त एलडीए है। और आपको बता दें, लगातार इन्हीं इमारतों में जिस तरह से मामले सामने आते हैं, चाहे वो अग्निकांड हो या फिर अन्य किसी तरह का मामला हो, और लगातार एलडीए के अधिकारी इसमें कहीं ना कहीं उनकी साठगांठ भी नजर आती थी। और इसके बाद अब सीएम योगी आदित्यनाथ भी इस पूरे मामले को लेकर सख्त हैं और लगातार दिशा निर्देश भी दे रहे हैं कि इस तरह के मामले अब आगे नहीं आने चाहिए। और इसीलिए अब अधिकारी भी सतर्क हो गए हैं और ऐसी बिल्डिंगों को लगातार चिन्हित करने में लगे हुए हैं। और लगातार हमारे साथ एसके वाजपेयी जुड़े हुए हैं। एसके, लेवाना अग्निकांड के बाद अब लगातार एलडीए जो है वो एक्टिव मोड में नजर आ गई है। जिस तरह गैर मैप अगर पास ना हुआ हो या किसी तरह के गैर तरीके से इमारतें बनाई गई हो, उन्हें चिन्हित किया जा रहा है और कहीं ना कहीं उन बिल्डिंग्स को ध्वस्त करने की तैयारी में एलडीए है। बिल्कुल निश्चित तौर पर, क्योंकि अगर हम देखें तो जब लेवाना कांड हुआ जिसके बाद चाहे वो नगर निगम रहा हो, एलडीए रहा हो, फायर विभाग रहा हो या प्रशासन के जो अफसर रहे हों, उन पर कार्रवाई हुई थी। 19 अफसरों को सस्पेंड और साथ ही साथ जो सेवानिवृत्त हो गए थे उनके खिलाफ विभिन्न तरीके के एक्शन, जो भी कानूनी प्रक्रिया है, अपनाने के निर्देश दिए गए थे। तो जिसके बाद एलडीए पूरी तरीके से सख्त है और कोशिश की जा रही है कि कोई भी ऐसी अवैध या मानक के विपरीत बनी बिल्डिंग ना रह पाए जो कि दोबारा इस तरीके की किसी घटना का सबब बन सके, जिसको लेकर लगातार काम जारी है। एलडीए की तरफ से टीमें बनाई गई थी, वो टीमें लगातार जांच कर रही थी और अब तक 100 ऐसे इमारतें हैं जिनको एलडीए की विभिन्न टीमों की तरफ से चिन्हित किया जा चुका है। ये मानक के विपरीत बनी है, मतलब कि अगर उन्होंने 2 फ्लोर का नक्शा पास करा रखा था तो उससे ज्यादा बना है, या जितना तय नक्शा उन्होंने बताया उससे कम पर निर्माण किया है, या उनके पास फायर एनओसी नहीं है, या फिर वो आवासीय जो भूखंड है उस पर कमर्शियल एक्टिविटी चला रहे हैं। जिस तरीके से लेवाना चल रहा था कि उसका जो भूखंड था वो आवासीय क्षेत्र का था, लेकिन वहां पर कमर्शियल एक्टिविटी लगातार की जा रही थी। यही वजह है कि जब अग्निकांड हुआ तो 4 लोगों की जान चली गई थी। तो निश्चित तौर पर इन बहुत सारे विषयों को लेकर अब एलडीए पूरी तरीके से सख्त है। अब तक 100 के करीब में ऐसी विभिन्न बिल्डिंग्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है और उन पर एक्शन लेने की तैयारी है। एलडीए वीसी की तरफ से स्पष्ट तौर पर निर्देश विभिन्न जो टीमें हैं लखनऊ विकास प्राधिकरण की, उनको दिए गए हैं कि वो इन बिल्डिंगों के तत्काल सील करने की कार्रवाई करें और ऐसे लोगों के खिलाफ भी मुकदमे दर्ज किए जाएं जो इस तरीके की बिल्डिंगों में कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं और जो मानकों पर खरे नहीं है। मतलब साफ है कि उनके पास फायर एनओसी नहीं है, या जो उन्होंने नक्शा पास कराया उसके विपरीत निर्माण कराया है, या फिर जो अगर वो आवासीय स्तर पर थे और कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं, या जो एक निर्धारित किया गया था कि आप 2 फ्लोर बना सकते हैं उससे ज्यादा का निर्माण कर लिया है। इन बहुत सारे जो मानक हैं अगर उनके विपरीत चल रहे हैं तो उन पर एक्शन लिया जाए। तो जल्द ही 100 से ज्यादा ऐसे संस्थानों पर हमको सीलिंग की कार्रवाई होती हुई दिखाई देगी जिनको एलडीए की तरफ से चिन्हित किया जा चुका है। हालांकि 2 दिन तक ये एक्शन लगातार चलेगा, आज और कल, जिसमें इन बिल्डिंग्स को सील करने की कार्रवाई एलडीए की तरफ से की जाएगी। जी ठीक है, इसके बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम जानकारियों को देने के लिए। और इसी के साथ चलिए अगली खबर की ओर रुख कर लेते हैं। समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान की मुश्किल एक बार फिर से बढ़ती नजर आ रही है। दरअसल समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान पर अब एक और केस दर्ज कर लिया गया है। नगर पालिका की सफाई मशीन छुपाने का आरोप लगा है और इस केस में सफाई के लिए यूनिवर्सिटी में मशीन मंगाई गई थी, लेकिन वापस इस मशीन को नगर पालिका को नहीं भेजा गया। जौहर यूनिवर्सिटी कैंपस में ही इस मशीन को जमीन के अंदर दफना दिया गया। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों पर इस पूरे मामले में एफआईआर दर्ज की गई है। नगर कोतवाली पुलिस फिलहाल इस पूरे मामले की जांच कर रही है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। नगर पालिका से मशीन मंगाई गई थी जौहर यूनिवर्सिटी में सफाई करने की, लेकिन उसके बाद में इस मशीन को वापस नहीं किया गया बल्कि जमीन के अंदर दबा दी गई। हालांकि खुदाई के दौरान ये मशीन वहां से बरामद की गई है और ये वीडियो भी आपको दिखा रहे हैं। आजम खान और बेटे अब्दुल्ला समेत 7 लोगों पर इस वक्त केस दर्ज किया गया है। नगर कोतवाली पुलिस लगातार इस मामले की जांच में जुटी हुई है।
दो अभियुक्त पकड़े गए थे जुए के संबंध में कल। इनमें एक नाम सालिम है और एक अनवार है। ये दोनों जो माननीय विधायक हैं अब्दुल्ला, उनके बहुत नज़दीकी हैं और इन्होंने पूछताछ पर कई तरह की चीज़ें बताई थी। तो आज वाकर अली ने एक मुकदमा पंजीकृत कराया कोतवाली में, जिन्होंने बताया कि पूर्व की सरकार में एक नगर पालिका ने ज़मीन साफ़ करने के लिए, सफाई के लिए एक बहुत बड़ी मशीन खरीदी थी करोड़ों रुपए की, जिसकी कीमत थी, और वो मशीन यूनिवर्सिटी में इस्तेमाल की जा रही थी शहर में ना करके। और जब नई सरकार बनी तो उस मशीन की खोजबीन हुई तो यूनिवर्सिटी प्रशासन ने और यहाँ के कुलपति, उपकुलपति और उनके साथियों ने मिलकर उस मशीन को कटवा कर यहाँ पर दबवा दिया है। मशीन जो झाड़ू लगाती है, ऑटोमेटिक मशीन होती है झाड़ू लगाने वाली, उस मशीन को जवाहर विश्वविद्यालय में ये लोग वहीं का काम करते थे। सारा सप्लाई, सारी कंपनी बना करके अपना ईंटा रोड़ी सप्लाई करते थे, पूरा कंपनी खोले थे। एन के कंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड या एन के इंटरप्राइजेज करके था। तो उन्होंने बताया कि ये जो मशीन, बहुत पहले हम सुनते आते थे कि एक मशीन वहाँ खोद के गाड़ दी गई है, काट के गाड़ दी गई है, ऐसा करके। तो मैंने कहा भाई सही से तुम बताओ। तो उसने कहा नहीं मैं बता रहा हूँ। उसकी बात पर यकीन किया। फिर हम लोगों ने इनको लेकर के वहाँ पे खुदाई कराई, आपके सामने कराई, पूरी मीडिया के सामने कराई खुदाई दिन में। वो मशीन वहाँ काट के गड़ी हुई है, ये दुनिया के सामने है। ये बहुत गलत है, सरकारी संपत्ति का दुर्विनियोग है और क्रिमिनल मिसयूज है। ये क्षमा करने योग्य नहीं है। इसमें हम पूरी कार्रवाई करेंगे। अभी खुदाई हमारी जारी है और भी चीज़ें मिलेंगी और अभी हम उनको रिमांड पे ले रहे हैं। माननीय न्यायालय से अनुरोध किया है कि अभियुक्तों को रिमांड पे दिया जाए। कि हमारे पास हाई कोर्ट का आदेश है, हाई कोर्ट ये आदेश है कि बगैर परमिशन के, बगैर यहाँ के वाइस चांसलर की परमिशन के पुलिस कैंपस में एंटर नहीं कर सकती। जी, क्या कहना चाहेंगे? इतनी फोर्स बाहर आई भी है, आदेश बस पढ़ रहे और कुछ नहीं। अच्छा, तो इस कार्यवाही को क्या कहेंगे फिर? ये आदेश तो है आपके पास, उसके बाद भी इस तरह की कार्रवाई हो रही है? चली रही है, सालों पहले से चल रही है कि किसी तरह से ये विश्वविद्यालय बंद हो जाए। आजकल एडमिशन्स चल रहे हैं। अच्छा, तो ईडी की टीम भी आई भी है? अब मुझे ये तो पता नहीं है किस सिलसिले में आई हुई है। तो वही कार्रवाई के दौरान हमारे संवाददाता फहीम खान ने रामपुर डीएसपी अनुज चौधरी से बातचीत की है। वो रिपोर्ट आपको दिखाते हैं कि जौहर यूनिवर्सिटी के अंदर अभी और कुछ होना बाकी है, क्योंकि जिस तरह से डीएसपी अनुज चौधरी बता रहे हैं कि यहाँ कार्रवाई में अभी कुछ और मिलना भी बाकी है। इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानूंगा कि अभी इसमें कुछ और गुंजाइश भी है सर, क्या कुछ मिलने की? अभी ये मैंने नहीं कहा, अभी और कुछ मिलना बाकी है। अभी जांच चल रही है, जांच के अनुसार जो चीज़ सामने आएगी उस पर कार्रवाई। अभी ये जो दो लोग गिरफ्तार हुए थे उनकी निशानदेही पे कार्रवाई हो रही है? हाँ, उन्हीं की निशानदेही हुई है। क्या चीज़ मिली है अभी आपको? आपने देखा होगा मशीन है वो रही, देखो कैमरा घुमाओ उधर मशीन की तरफ। मशीन मिली है। इसके अलावा क्या कुछ और भी उन्होंने बताया है जिसमें आपका प्रयास अभी रहेगा? कुछ चीज़ ऐसी हैं जो अभी सामूहिक रूप से नहीं बोला जा सकता। चलिए, बहुत शुक्रिया। डीएसपी अनुज चौधरी COCD हैं, पूरी जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से यहाँ अभी कुछ और निशानदेही हुई है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे कि इस मशीन को यहाँ से ये ले जाया जा रहा है क्रेन के ज़रिए। क्रेन इधर लगी है और क्रेन को आप देख सकते हैं कि ये क्रेन मशीन को लेके जा रही है। क्रेन से यहाँ से दिखा सकते हैं आप ये तो जिस तरह से जौहर यूनिवर्सिटी में एक बार फिर पुलिसिया कार्रवाई हुई है, उससे आजम खां की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं और इन मुश्किलों में अभी कितने लोग और आगे इसमें खुलासा होगा। पुलिस अभी अपनी पूरी जानकारी देगी, अपनी बाइट में बताएगी कि किस तरह से अभी और इसमें लोग शामिल हैं जो अभी सामने आएंगे और उनकी निशानदेही पे क्या चीज़ और यहाँ से बरामद होगी ये कहना अभी मुश्किल होगा, क्योंकि कार्रवाई चल रही है और चीज़ों को लाया जा रहा है। चीज़ें जो गड्ढों में दबी हुई थी वो निशानदेही पे लाई गई हैं निकाल के। और इसी के साथ चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है, जहां पर अब्दुल्ला आजम पर आज ये सुनवाई होगी। सुप्रीम कोर्ट के अंदर अब्दुल्ला आजम को लेकर ये सुनवाई, जहां पर फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज फैसला आ सकता है। ये वाकई देखना होगा
कि ये फैसला अब्दुल्ला आजम के पक्ष में आता है या फिर नहीं, ये देखने वाली बात होगी। तो सुप्रीम कोर्ट में अब्दुल्ला आजम को लेकर आज ये सुनवाई होनी है। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र मामले में आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से फैसला सुनाया जा सकता है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। फर्जी जन्म प्रमाण पत्र को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। और इस बीच नोएडा से बड़ी खबर आ रही है, जहां सेक्टर 21 में बड़ा हादसा हो गया है। थाना सेक्टर 20 इलाके में गिरी है दीवार। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मौके पर मलबा हटाने की कोशिश जारी है। तो हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौके पर मौजूद है। तो कई फीट लंबी दीवार गिरने से अफरा तफरी मची हुई है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। तो लगातार पुलिस टीम हो या फिर दमकल विभाग की टीम हो, वो मौके पर मौजूद है और मलबा हटाने की कोशिश की जा रही है। लगातार आपको बता दें, पुलिस और दमकल विभाग की टीम कोशिश कर रही है कि जल्द से जल्द मलबा हटाया जा सके, ताकि जो लोग दबे होने की आशंका जताई जा रही है उनको बाहर निकाला जा सके। तो सेक्टर 21 का ये पूरा मामला है। थाना सेक्टर 20 इलाके में ये दीवार गिरी हुई है। तो कई फीट लंबी ये दीवार है, जिसके गिरने से अफरा तफरी मची हुई है इलाके में। और देखिए, वहां पर जो आसपास के लोग हैं उनमें थोड़ा डर का माहौल है, क्योंकि माना जा रहा है कि उस दीवार के गिरने से कई लोग दबे हो सकते हैं। यह आशंका जताई जा रही है। हालांकि मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौजूद है और लगातार ये राहत बचाव कार्य किया जा रहा है। उस मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है कि जल्दी से जल्दी ये मलबा हटाया जा सके, ताकि ये साफ हो पाए कि उस दीवार के नीचे अगर कोई दबा है तो उसे बाहर निकाला जा सके। तो सेक्टर 20 थाना इलाके की ये पूरी घटना बता रहे हैं। तो कई फीट लंबी दीवार गिरने से अफरा तफरी मच गई है और इस वक्त मौके पर पुलिस और दमकल विभाग की टीम मौजूद है। हादसे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है और लगातार टीम की ये कोशिश है कि सभी को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर नोएडा के सेक्टर 21 में ये बड़ा हादसा सामने आया है, जहां पर कई फीट लंबी दीवार अचानक से गिर गई और जिसके बाद में इस दीवार के नीचे कई लोगों के दबे होने की आशंका फिलहाल जताई जा रही है। पुलिस विभाग की टीम वहां पर मौजूद है, साथ ही दमकल विभाग की टीम भी इस वक्त वहां पर मौजूद है और मलबे को हटाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि आशंका है कि कई लोग इस मलबे में दब गए हैं। तो उन्हें जल्द से जल्द निकाला जाए और उसके बाद में अस्पताल उन सभी को पहुंचाया जाए। और ज्यादा जानकारी के साथ नोएडा से ब्यूरो चीफ निशांत शर्मा जुड़ गया। निशांत, क्या कुछ अभी फिलहाल अपडेट? देखिए, सेक्टर 21 में बाउंड्री बॉल गिरने से कुछ लोग डॉक्टर मौके पर आए हैं और पुलिस मौके पर पहुंची है। हालांकि राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। मौके पर बारी बार पुलिस पहुंची है और पुलिस के जो अधिकारी है वो मौके पर पहुंच रहे हैं और जिसमें साफ तौर पर उनको स्वास्थ्य के लिए अस्पताल में भर्ती कराया जाएगा। हालांकि ये कंफर्म नहीं हो पा रहा है कि कितने लोग बच, लेकिन अभी जो राहत बचाव कार्य है वो लगातार जारी है। ठीक है निशांत, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी को देने के लिए।